तो आ चुका हूं मैं आप लोगों के सामने में आप लोगों की मोशन चैप्टर की हेवी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो जी हां, आज की जो हमारी चैप्टर है, आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये कंप्लीटली बेस्ड अपॉन होने जा रही है सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 साइंस के फिजिक्स यूनिट की फर्स्ट चैप्टर के ऊपर में, जो कि है मोशन। इस मोशन चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे 3 पार्ट्स में, जिसके पार्ट 1 में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे मोशन क्या होती है, मोशन की वजह से जो इफेक्ट्स होती है, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में फुल ऑन डिटेल्स में हम बात करेंगे। इसकी जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम बात कर रहे होंगे मोशन से रिलेटेड सारे तरह की जो ग्राफ होती हैं उनके बारे में। उसी पार्ट में हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ कैन वी डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। और जो हमारा एंड में लास्ट में थर्ड पार्ट आएगा, उस थर्ड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे मोशन से रिलेटेड बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस सब तरह के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आपको मैं एक बात पहले ही बता दूं कि आपकी जो ये वीडियोस आएगी पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होगा, या फिर आप यूं कह लें कि नहीं ही होगा। जैसे आज की मैं पार्ट 1 लेके आया हूं, इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वो जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें मैं भर भर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के न्यूमेरिकल्स आप लोग के सामने लेके आऊंगा। आप लोग अगर चाहते हो कि मोशन चैप्टर आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आप तीनों पार्ट को अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोशन चैप्टर में वो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो चाहे कोई एडवांस कॉन्सेप्ट हो, आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी मोशन के चैप्टर की पार्ट 1 को बहुत ही जोरदार एनर्जी के साथ, बहुत ही जोरदार एंथुसियाज्म के साथ। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। भाई चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। क्या नाम है? मोशन। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होना चाहिए कि सर आप ये बता दो कि मोशन होती क्या है। चलिए वहीं शुरुआत करते हैं। कहते हैं पहली बात, किसी भी बॉडी की, अच्छा पहली बात तो आप लोग ये क्लियर कर लो, बॉडी का मतलब क्या? जिस चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, बॉडी कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इस मार्कर के बारे में स्टडी स्टार्ट कर दूं तो ये मार्कर क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगा। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, इस यहां पे अगर रखा हुआ है चेयर, इस जो चेयर है इसके बारे में अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं, ये चेयर क्या बन जाएगा? बॉडी। देखो, बॉडी, ऑब्जेक्ट और सिस्टम वो चीजें हैं जिनके बारे में आप पढ़ाई करते हैं। तो जिसको आप बॉडी बोल रहे हो उसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, उसको आप सिस्टम भी बोल सकते हो। इन तीनों का मतलब सेम होता है, जिसका मतलब यह है कि जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हो। अगर जैसे कोई बॉडी बहुत रफ्तार से भाग रहा है, बहुत स्पीड से भाग रहा है, हम क्या बोलते हैं? अ बॉडी इज गोइंग विद अ वेरी हाई स्पीड एंड ऑब्जेक्ट इज गोइंग विद अ वेरी हाई स्पीड। मतलब ऑब्जेक्ट, बॉडी या सिस्टम, तीनों बातें एक है। तो अब हम आते हैं भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या? किसी भी बॉडी के दो ही पोजीशन, किसी भी बॉडी की दो ही पोजीशन, या तो रेस्ट या तो मोशन। भाई कितनी अच्छी राइमिंग हो गई। हाँ सर बिल्कुल, बहुत मजा आ गया। क्या मैंने बोला? किसी भी बॉडी के दो ही पोजीशन, या तो रेस्ट या तो मोशन। मतलब सर, अरे अगर कोई भी बॉडी दुनिया में है, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में है, उसके सिर्फ दो ही स्टेट हो सकते हैं या फिर दो ही पोजीशन हो सकती है। मतलब वो दो ही अवस्था में रह सकती है, दो ही कंडीशन में रह सकती है, या तो वो रेस्ट में होगी या फिर वो मोशन में होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? किसी भी बॉडी के दो ही पोजीशन, या तो रेस्ट या तो मोशन। सर जरा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो कैसे कह सकते हैं कोई चीज रेस्ट में है? जैसे आपके घर के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे होंगे, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आज सुबह वो किसी एक जगह पे हो और अगले सुबह वो किसी और जगह पे हो? नहीं। मतलब एक पेड़ जो आपके घर के आजू बाजू में है वो अपनी जगह पे कंटिन्यू है। टाइम बीतता जा रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों कभी भी होगा, वो पेड़ अपनी ही जगह पे है। आपका जो घर है, आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ये सब क्या है? अपने अपने जगह पे फिक्स हैं। मतलब ये सब चीजें अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। भाई वो चीज जो अपने पोजीशन को चेंज ना करे, अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलते हैं? वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। लेकिन वही एक कार, एक ट्रेन, एक बर्ड, ये सब क्या करती हैं? ये सब चीजें मूव करती हैं। तो जब ये मूव करती हैं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अरे कैसे सर? जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं अभी, तो मैं अभी रेस्ट में हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन इस कैमरे से चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं अपनी जगह पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं रेस्ट में हूं।
लेकिन अगर मैं चलने लग जाऊं, मतलब क्या, मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग मतलब एक कैमरा, ये चेयर, ये टेबल, ये सब क्या है, सराउंडिंग है ना। तो अगर मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पे मेंटेन हूं तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इधर उधर मूव कर रहा हूं तो आप क्या बोलोगे कि सर यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इट मींस यू आर इन मोशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो चीज, कोई भी बॉडी को हम रेस्ट में कह सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी जगह को चेंज नहीं करता है, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। लेकिन अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, वो मोशन में है। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? अच्छा भाई, एक और बात, और बहुत अच्छी बात, कि जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सर क्या बोला आपने? मैं इसको सही से लिख दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मतलब इसको अगर आराम से समझे ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर, कि कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रहा है, हमारे जितनी फैमिली होते हैं, मतलब मम्मी है, पापा है, बहन है, सब है, हमें क्या लगता है कि ये जो हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे मम्मी हो, सामने वाले जो बर्थ होती है, हम बैठते हैं एक बर्थ पे, दूसरे वाले जो सामने का सीट होता है उसको बोलते हैं दूसरा बर्थ। उस मान लो अगर बैठे हुए मम्मी और पापा, और जो हमारे भाई बहन है वो हम बैठे हुए हैं इस साइड, मतलब एक बर्थ पे हम भाई बहन और दूसरे बर्थ पे मम्मी और पापा। तो हमें क्या लगता है कि मम्मी और पापा हम लोगों के रिस्पेक्ट में, ध्यान सुनना, हम लोगों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। भाई मम्मी पापा हम लोगों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मम्मी और पापा ट्रेन में होने के बाद भी, चलते हुए ट्रेन में होने के बाद भी वो किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम सारे लोगों को, कोई बाहर का इंसान जो बाहर में खड़ा है, जिसके बगल से ट्रेन गुजर रही है, अगर वो उसको, उस सिनारियो को ऑब्जर्व करे, तो उसे क्या लगेगा कि यार पूरी की पूरी ट्रेन मोशन में है। तो ट्रेन में अगर कोई फैमिली बैठी हुई है किसी एक कोच में, किसी एक बॉगी में, तो वो भी तो मोशन में होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको आपके पापा चलते हुए ट्रेन में आपको किसमें लग रहे थे, रेस्ट में। लेकिन वहीं जब आपको किसी बाहर वाले इंसान ने देखा अंदर, तो उसने आप सबको किसमें एज्यूम किया कि आप सारे मोशन में हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, जैसे मान लो मैं बोलूं कि जो व्हाइट बोर्ड है ये अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये व्हाइट बोर्ड अपनी जगह पे फिक्स है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम रेस्ट में बोल सकते हैं। तो क्या इसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में ही है, चाहे हम कहीं से ऑब्जर्व करें? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान इस स्मार्ट बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है स्पेस से मतलब क्या, अगर धरती से बाहर से अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे क्या दिखेगा कि पूरी की पूरी धरती घूम रही है भाई, सूरज के चारों साइड। तो अगर पूरी की पूरी धरती घूम रही है, तो धरती के ऊपर होने वाली हर एक चीज घूमेगी ना। तो ये स्मार्ट बोर्ड किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर। तो खुद पूरी अर्थ घूम रही है, तो क्या ये बोर्ड रेस्ट में हुआ? नहीं ना। किसमें हुआ? मोशन में हुआ। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो रेस्ट और मोशन की कॉन्सेप्ट है, ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा, अगली बात, एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट अगर आप रेस्ट किसी को बोलना चाहो तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग नोट्स की कोई फिक्र मत करो, नोट्स के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बना रखे हैं नोट्स, आपके सामने स्क्रीन आता जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अच्छा, नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, आपको वीडियो पॉज करके नोट्स को नोट करना है, जब मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डेफिनेशन मोशन का, कि मोशन क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस। बॉडी कहा जाएगा कि वो मोशन में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कहा जाएगा कि वो मोशन में है। कब? अगर, अगर इट्स पोजीशन चेंजेस, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या? सिंपल, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वो चीज जो रेस्ट पे हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिर हम क्या बोल सकते हैं?
सर वो बॉडी मोशन में है। जैसे यार कैमरा किसमें है यार, रेस्ट में है ना, कैमरा रेस्ट में है। अब कोई रेस्ट में होने वाली चीज के रिस्पेक्ट में अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मतलब क्या, कोई चीज जो रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज मोशन में है। जैसे आपका घर अपने ही जगह पे रहता है लेकिन आप मोशन करते हो, कैसे सर, घर से निकलते हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल से निकलते हैं घर आते हैं, तो घर और स्कूल तो अपनी जगह पे है, मतलब क्या वो रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट में होने वाली ऑब्जेक्ट। तो स्कूल और हमारा घर अपनी अपनी जगह रेस्ट में है, लेकिन हम यहां से उठ के वहां जाते हैं और स्कूल से उठ के घर आते हैं, मतलब क्या, यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू योर होम एंड स्कूल। स्कूल के रिस्पेक्ट में और अपने घर के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। तो ये जो स्कूल और घर है ये है क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो वही कहा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो आप क्या बोलोगे, वो बॉडी किसमें है भाई, मोशन में है। कोई दिक्कत की बात है। अच्छा क्या लिखा गया है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ऑब्वियसली ऑब्जर्वर मतलब कौन, किसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक पेड़ के रिस्पेक्ट में। आप जब घर से स्कूल गए तो आपने घर को रखा रेफरेंस पॉइंट ना, तो क्या कह रहे हैं, अब बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। आपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, आपने अपने घर को रेफरेंस पॉइंट माना है ये जज करने को कि वो बॉडी जो कि आप हो वो मोशन में है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। टाइम कितना हो गया, 11 मिनट, बहुत टाइम ले लिया हमने। अब चलते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा रफ्तार में, ताकि वीडियो हमारी छोटी रहे और हम कॉन्सेप्ट अच्छे से सब कुछ ग्रैब कर लें। अब बात आती है, अच्छा क्या आपको पहले बता दूं, जब भी कभी मोशन होता है ना तो मोशन से कुछ कहानी होती है। कुछ कहानी मतलब सर, जब भी कभी मोशन होगा बॉडी के अंदर तो उस बॉडी के अंदर कुछ बातें आती हैं। सर बातें क्या क्या है, डिस्टेंस की बॉडी डिस्टेंस कवर करता है। फिर आती है बात डिस्प्लेसमेंट की बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। फिर आती है बात स्पीड की, फिर आती है बात वेलोसिटी की, फिर आती है बात एक्सेलरेशन की। तो ये सब जो बातें हैं ये सब आखिर हैं क्या, ये जो हमने बात कह रहे हैं कि जो इफेक्ट्स ऑफ मोशन है, किसी बॉडी को, ये बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाओ। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। ये सब चीजें आखिर है क्या, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके सामने क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अच्छा भाई, फिजिकल क्वांटिटी समझने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले बता दिया था कि दुनिया में वो कोई भी चीज जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं या फिर सिस्टम बोलते हैं। तीनों बात एक ही है। तो ऐसे मान लो, अच्छा हर बॉडी की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं कैसा दिख रहा हूं, कैसा हूं, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है ना। मेरी हाइट क्या है, मेरी वेट क्या है, मेरी मास क्या है, मेरे बाल कैसे हैं, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना काला हूं, ये वो गेंडा हूं और पतला हूं, सब चीजें क्या हैं, मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो एक चीज हम करते हैं, एक काम करते हैं, हम किसी एक बॉडी को एज्यूम करते हैं। मान लो मैंने एज्यूम किया आलिया भट्ट को, हैं सर आलिया भट्ट, चलो भाई एज्यूम कर लेते हैं, दुनिया में कोई बॉडी है तो आलिया भट्ट। लेकिन सर आलिया भट्ट ही क्यों, उस पर ध्यान नहीं देना है, मैंने किया है ना चूज, आपको भी करना है चूज। समझ बात को जरा समझेंगे आप, मैंने क्या बोला। जैसे देखो भाई, आलिया भट्ट एक बॉडी है, ठीक है सर बॉडी है। अच्छा क्या आलिया भट्ट के अंदर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी सर। वो कितनी गोरी है, वो कितनी सुंदर है, उसका मास क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी टेम्परेचर कितनी है, वो कितनी काइंड है, वो कितनी क्रूएल है, उसका वो कितनी एनिमल लवर है, उसको कितना गुस्सा आता है, ये सब चीजें क्या है। आलिया भट्ट अगर एक बॉडी है तो ये सब चीजें उसकी एक प्रॉपर्टी है। ये बात क्लियर नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भाई, कोई अगर दुनिया में बॉडी है तो उसकी क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना। फोन बज रहा था, मैं जरा ठीक कर दूं। हाँ मैंने बोला दुनिया में कोई बॉडी है, मैंने एग्जांपल लिया आलिया भट्ट की, तो क्या आलिया भट्ट के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। वो कितनी सुंदर है, वो कितनी क्रूएल है, वो कितनी काइंड है, और उसके मास क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें क्या है, आलिया भट्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा,
आलिया भट्ट कितनी सुंदर है, क्या इसकी कोई मेजरमेंट है? आलिया भट्ट कितनी सुंदर है, इसकी कोई मेजरमेंट है? आप बोलोगे हाँ हाँ सर बोल सकते हैं हम। आलिया भट्ट ना सर, एक बार हमने देखा था उसको आईफा अवार्ड में, वो ना 10 केजी सुंदर थी, वो 10 किलो सुंदर थी। क्या ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे तो बेवकूफ होगे। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? नहीं बोल सकते ना भाई, ब्यूटी की कोई मेजरमेंट नहीं है। आलिया भट्ट कितनी काइंड है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। आलिया भट्ट को कितना गुस्सा आया है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन आलिया भट्ट की मास कितनी है, आलिया भट्ट की हाइट कितनी है, आलिया भट्ट की टेम्परेचर कितनी है, इसकी मेजरमेंट है। क्या ये बात समझ में आई? दुनिया में कोई भी बॉडी होती है तो उसके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनमें से जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सको, माप सको, नाप सको, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अरे दुनिया में कोई भी बॉडी, मैं कह रहा हूं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में मम्मी और पापा होते ही हैं सर, उनमें कलेश होता रहता है। कलेश मतलब क्या? झगड़ा होता रहता है, ठीक है झगड़ा होता रहता है सर। तो मान लो पापा गुस्सा हो गए, आप भागते भागते गए मम्मी के पास, अरे मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी बोला क्या है? आप बोलोगे मम्मी पापा ना 10 केजी गुस्सा है, पापा 10 किलो गुस्सा हो गए। पापा का तो पता नहीं, मम्मी इतना जरूर गुस्सा हो जाएगी कि पैर में पहना हुआ चप्पल निकालेगी, आपको 4 चप्पल मारेगी, बोलेगा भाग यहां से। मारेगी कि नहीं मारेगी? क्यों? क्योंकि कोई कितना गुस्सा है उसका मेजरमेंट नहीं है। और अगर मेजरमेंट नहीं है फिर भी आप बता रहे हो तो आप बेवकूफ हो, और बेवकूफ लोगों को पड़ती है चप्पल और जूते। इसलिए मम्मी ने आपको मारा चप्पल और जूता। ठीक है भाई, क्लियर, एकदम क्लियर। मार खाना क्लियर सर? अरे नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दुनिया में, अच्छा देखो पापा कितना गुस्सा है, मेजरमेंट नहीं है। पापा कितने सुंदर है, मेजरमेंट नहीं। स्मार्ट है कितने, मेजरमेंट नहीं। लेकिन पापा की मास कितनी है, मेजरमेंट है। पापा की हाइट कितनी है, मेजरमेंट है। पापा का टेम्परेचर कितना है, मेजरमेंट है। अगर पापा जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ते टाइम उनकी स्पीड कितनी होगी, इसकी मेजरमेंट है। तो भाई किसी भी बॉडी की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर सकें, दैट हैज बीन टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर ना कर सकें उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे कोई आपको यूज नहीं है पढ़ने की। तो यहां पे देखते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छे से समझ लिया सर, आलिया भट्ट और उसका पापा मम्मी चप्पल वप्पल सब समझ लिया सर। चलो भाई आगे यहां पे आ जाओ। एग्जाम्पल क्या है? एरिया। किसी भी बॉडी कोई कितना एरिया ले रहा है, पतला सा आदमी कम एरिया लेगा, और कोई आ जाएगा बम पिलाट तो भाई वो ज्यादा एरिया लेगा। वॉल्यूम, बैठने के लिए जगह, जो पतला है वो कम लेगा, जो समझ रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा लेगा। तो एरिया, वॉल्यूम, मास, किसी बॉडी की आप मास को मेजर कर सकते हो, किसी बॉडी की आप डेंसिटी को मेजर कर सकते हो। उसके बाद डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो आप पढ़ रहे थे अभी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज है। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, प्रेशर को, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मुझे लगता है क्लास 9th में आपके सामने में इतनी ही फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। इसके अलावा एक मोमेंटम आएगा। एक और चीज यहां पे रह गई, कहीं पे लिखा है डेंसिटी, मास का दिखते यहां पे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी वो चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी। लेंथ भी, लेंथ भी क्या कर सकते हैं, मेजर। जिसको हाइट बोला हमने, उसको भी क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं। तो सर दुनिया की किसी भी बॉडी की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर सकें उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सके उसको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको नहीं पढ़े उसी में अच्छा है। चले भाई आगे। अब कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है कि नहीं। मतलब अच्छा देखो, दुनिया में एक बार जरा इधर आ जाएं, आप फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कैसे करते हो। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं एन इंटू यू के फॉर्म में, जहां पे पी क्यू मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। एन मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब सर, न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या है सर, यूनिट। सर मतलब समझ में नहीं आया, एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। भाई किसी बॉडी की मास है अगर कितनी, 50 केजी, तो ध्यान से देखो मास क्या है सर, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो क्या बन गया ये, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा 50 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी क्या है, यूनिट। क्या ये बात सही है? ऐसे एक्सप्रेस करते हो ना, जैसे 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 आपने किसी की हाइट लिख दी, किसी की हाइट लिख दी 150 सेंटीमीटर। अरे तो हाइट क्या है, ये हाइट क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी। सर 150 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? वीडियो दोबारा देखो, हो जाएगा क्लियर। चलो आगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के तरीके में हमने ये देखा कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब बोलोगे मैग्नीट्यूड क्या होती है? सीख लो, ये भी सीख लो भाई। मैग्नीट्यूड मतलब होता है, दिख रहा है ना स्क्रीन में? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू कि उसकी वैल्यू क्या है। अब ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं हमने क्या पढ़ा है पहले? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पढ़ लिया सर। फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है या नहीं है, इसके बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज कर दिया दो हिस्सों में, दैट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है या नहीं है, इसके बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज कर दिया दो हिस्सों में, जो कि है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जिनके पास सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। आपकी मास 60 केजी है, ये 60 केजी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। क्या आप किसी को डायरेक्शन बोलते हो कि सर मेरा मास ना 50 केजी है नीचे की तरफ? अगर किसी को बोलोगे ना, मारेगा ऐसा ना चाटा आपको ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि मास बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो बुखार हुआ आपको, ठीक है, मम्मी ने आपको दिया थर्मामीटर, आपने लगाया, आपने चेक किया, आपने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना 101 डिग्री बुखार है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ध्यान सुनना, मम्मी ने दिया आपको थर्मामीटर, आपने मेजर किया, बुखार आपको आया 101 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना बुखार है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मम्मी आपको चप्पल मारेगी, आपका मुंह घुमा देगी साउथ वेस्ट की तरफ। ऐसा हुआ कि नहीं होगा? क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको अपने टेम्परेचर को बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। जैसे फोर्स हम लगाते हैं किधर की तरफ। जैसे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे बताना होगा कि मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं। जैसे अगर इस स्मार्ट में मैं फोर्स लगाऊं, मुझे बताना होगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप किसी चीज को धक्का देते हो तो आप बताते हो कि मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ। मान लो क्या है? ईस्ट है, तो मैं ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लिखो, लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। कैसे सर? मास को क्या चाहिए? डायरेक्शन नहीं, डेंसिटी को नहीं, टेम्परेचर को नहीं, डिस्टेंस को नहीं, स्पीड को नहीं। आप अपने कार की, मान लो कार एक कर्व रोड पे जा रही है, कर्व हाईवे पे कर्व रोड है, उस पे जा रही है, तो ध्यान से देखना, कार अगर ऐसे जा रही है और आपने कार के मीटर में स्पीड देखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या बोलते हो कि आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है? ऐसा ही बोलते हो ना। देखो, लेकिन कार की डायरेक्शन तो मतलब चेंज होते जा रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आपने क्या ये बताया कि आप किधर की तरफ जा रहे हो? नहीं, आपने क्या बताया कि मेरे कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं मांगता अपने को। तो जिसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने को डायरेक्शन नहीं मांगता, उसको क्या बोलता हम? स्केलर। और जिसके लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मांगता, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। अरे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे आप नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, बोलना पड़ेगा। तो जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क एंड सो ऑन। ठीक है? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये भी समझाने से पहले आपको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लूं, बताता हूं आपको। मान लो कहीं पे क्या है, ये भाई ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। ये वीडियो में शो हो रहा है अच्छे से, ए और बी। ब्लैक ले लें क्या? नहीं, यही सही है, चलो ठीक है, पूरा ब्लैक ब्लैक ही है, तो कुछ अलग सा लेते हैं। ए और बी आपको कोई पॉइंट है, आपको ए से बी जाना है।
तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं? एक तो ये तरीका है कि आप सीधा स्ट्रेट लाइन पहुंच जाओ, ऐसे सर ये स्ट्रेट है, नहीं स्ट्रेट बना लेते हैं, ये आप चले गए, एक तो स्ट्रेट लाइन है कि ए से बी चले गए। आप लोग सर हैं ये भी स्ट्रेट नहीं है, हमें दिख रहा है। भाई अब बना लो, मैं यहाँ पे स्किल लेके नहीं आ सकता, वैसे आ सकता हूँ, स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, इसलिए तो छोड़ देते हैं उसको। ए से बी जाने के भाई एक तरीका, एक रास्ता तो ये है कि सीधा सीधा। दूसरा क्या है कि कोई इंसान ऐसे पागल सा है, वो घूमता घूमता जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। ये मान लो पहला रास्ता, ये मान लो दूसरा रास्ता। भाई दो ही रास्ते होंगे क्या? नहीं सर, बहुत सारे रास्ते होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है सर? तीसरा रास्ता। क्या है? तीसरा रास्ता, ऐसे घुमाते हुए ऐसे गया है कोई बंदा, ठीक। अब देखो कोई तो और कोई पागल सा होगा, वो क्या बोलेगा, अरे नहीं ऐसे नहीं जानता, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ऐसे आएगा। क्या ये बात सही है? यह है चौथा रास्ता। क्या कोई दिक्कत की बात है? पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता और चौथा रास्ता, चार रास्ते आपको दिख गए ए से बी जाने के लिए। अच्छा, जब एनुअल डे होता है और हमें मिलता है फ्री पीरियड, तो हम क्या करते हैं, किसी बहाने मॉनिटर से परमिशन लेके भाई हम जो क्लासरूम से वॉशरूम जाते हैं उसका रास्ता एकदम ठीक होता है, एकदम फिक्स होता है कि ऐसे से जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा रास्ता सीधा नहीं है। सीधा नहीं मतलब आपका टारगेट तो फिक्स है ना कि वॉशरूम से क्लासरूम से निकलोगे और वॉशरूम जाओगे, मतलब एकदम चाहते हो कि एकदम सीधा रास्ता बना हो। लेकिन जब वॉशरूम से लौटना होता है तो कैसे लौटते हो? ऐसे ही ना, घूमते हुए कॉरिडोर से, सेकंड फ्लोर से होते हुए, थर्ड फ्लोर से होते हुए ऐसे ही आते हैं ना, क्या हो सके, ताकि टाइम पास हो सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही ए से बी जाने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या ये बात सही है? देखो यहां पे एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीके। अच्छा, जब बॉडी इसके थ्रू जा रहा है तो जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ लेंथ तो कवर कर रहा होगा। ये लेंथ कवर करने का सेंस क्या है? ध्यान से सुनना इस चीज को। लेंथ कवर करने का सेंस क्या है कि बॉडी जब कहीं ना कहीं से मूव करती है, तो वो लेंथ कवर कर रही है ना। मान लो यहां से यहां तक 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ये कवर करते जा रही है। उसके बाद 8 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, ऐसे ये बॉडी डिस्टेंस लेंथ कवर करते जा रही है। ये सब जो रास्ते हैं इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब क्या? 3, 4 और 2। ये सब जो रास्ते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। समझना, देखो अभी समझ में आएगा आराम आराम से। और जो ये आपका एक छोटा सा रास्ता है जो कि ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम अगर डिस्टेंस कोई है वो कौन सी है? सर ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्या ये बात सही है? इसको हम बोल देते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई दिक्कत की बात है? क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट। आप लोग बोलोगे सर को इसमें नहीं आती है, डिस्प्लेसमेंट की आती है, दिखा दिया लिख के। मैं कह रहा हूं कि भाई देखो डिस्टेंस क्या है। अब आते हैं डिस्टेंस के ऊपर में। डिस्टेंस है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इट इज मूविंग इन। अगर बॉडी मूव कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, अगर वो मूव कर रहा है उसके मूव करते टाइम उसने जितना भी लेंथ कवर किया होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर? नहीं क्लियर? वीडियो फिर से देखो। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इट इज इन। कोई बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इससे परे होके, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अगर मूव कर रहा है तो वो अपने मूवमेंट के टाइम में उसने जितनी भी लेंथ कवर करी है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? अरे मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, कैसे भी जाऊं। अच्छा, ये तो अनुपमा का डायलॉग हो गया ना, ऐसे जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, बाहर जाऊं, इसके साथ जाऊं, उसके साथ जाऊं। आपको क्या ऐसा नहीं करना है। हमें बात हम किस पे थे? डिस्टेंस पे थे। चलिए वहीं पे आते हैं डिस्टेंस पे कि आप कोई, जैसे मान लो मैं ऐसे से मूव कर रहा हूं, ऐसे गया हूं, ऐसे गया हूं, ऐसे गया हूं, ऐसे गया हूं, ये सब लेंथ जो मैं कवर कर रहा हूं ये सब लेंथ कवर होगा, काउंट होगा डिस्टेंस में। हर एक इंच का लेंथ काउंट होगा किसमें? डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी मूविंग बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इट इज इन। मैं किधर गया उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर जाऊं, उधर जाऊं, कैसे भी जाऊं, मतलब इधर गया, उधर गया, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं जितनी भी लेंथ कवर कर रहा हूं सब ऐड होकर क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आगे आ जाओ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। लॉजिकल सी बात है, हम जनरली लेंथ की जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है किस क्या होती है? मीटर। METRE, मीटर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। आप कहीं से कहीं जाते हो और कहीं से कहीं लौट के आते हो, पापा क्या पूछते हैं आपसे कि भाई स्कूटी को तूने कितना घुमाया, तो आप क्या बोलते हो कि शायद 30 किलोमीटर।
अब पापा, अब 30 किलोमीटर मतलब क्या कि आप जहां जहां गए आपने पूरे लेंथ को काउंट कर लिया ना कि मैं नियर अबाउट, क्योंकि पापा क्यों पूछते हैं ये सब चीजें, जब आप लोग क्लास 9th में हो तो आप लोग जाते नहीं हो स्कूटी लेके। अरे ये समझो ना, आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे गए और वहां से लौट के आए, तो देखो आप जब गए आपने वो डिस्टेंस भी काउंट, वो लेंथ भी काउंट किया है, अब जो लौट के आए हो आपने वो लेंथ भी काउंट किया है, तो पूरी लेंथ की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो एक मूविंग बॉडी जो पूरी लेंथ कवर करती है, जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर किया, उसको हमने क्या बोला? डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, डिस्टेंस को किससे मतलब नहीं होता है? डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, इसको मतलब नहीं है डायरेक्शन से। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस को एक्सप्रेस, आप कहीं अगर घूमने जा रहे हो, घूम के लौटे हो, आप सिर्फ ये बोलो कि मैं 35 किलोमीटर, जितना भी आप घूम के आए हो, आप बोलो कि मैं इतना घूम के आया हूं। किधर 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 से गया, कहां कहां से आया, ये नहीं बता रहे हो ना, आप सिर्फ ये बता रहे हो कि मैं इतना घूमा, तो ये क्या है? डिस्टेंस। अरे एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इट इज मूविंग इन, क्या बोलते हैं उसको? हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? तो क्या डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए? नहीं चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी। आगे, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। सही बात है। अगर आप यहां से अपने घर से निकल चुके हो, तो चाहे आप 2 मीटर आगे जाओ और आगे जाके लौट आओ, कुछ भी करो आप, अगर आपने, आपके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुई, अगर आप चलना स्टार्ट किए, कि मान लो किसी एक पॉइंट से, ए पॉइंट से आप निकल गए, आप निकल के तुरंत लौट ही क्यों ना जाओ, लेकिन आपने कुछ लेंथ तो कवर किया जाने में, कुछ आने में। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसकी भाई डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, तो जीरो तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी सर। अच्छा, नेगेटिव कभी हो सकती है? कभी नहीं। आप ए पॉइंट से निकले, आगे गए बी पॉइंट पे, और बी से लौट के कहां पे आ गए? मान लो सी पॉइंट, इधर पे आ गए, यहां से वहां गए, वो लेंथ भी काउंट होगा, जो आप लौट के आए वो लेंथ भी काउंट होगा, और यहां से फिर यहां तक आए ये लेंथ भी काउंट होगा, तो तीनों लेंथ मिलके क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। आई होप कि आपको डिस्टेंस अच्छे समझ में आ गया हो। चलते हैं हम आगे और बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करना आप लोग, कभी आपको टाइम मिले तो, मैं आपको जगह छोड़ता ही हूं। ये हो गया डिस्टेंस। आगे बात करें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन। याद रखिए, मैंने दिखाया था यहां पे, मान लो बॉडी ए से बी जा रही है, तो ए क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, आईपी मतलब क्या? इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट, एफपी। इन दोनों के बीच में, बॉडी ए से निकली थी, बी को पहुंच गई है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस हो, ये बात याद रखना, सबसे छोटा डिस्टेंस हो, जो कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आपको पता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो जगह के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन ही होगी ना। डिस्टेंस बढ़ता ही है ऐसे ऐसे घूमने की वजह से। तो अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एकदम सीधा सीधा डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ए से बी के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की आपको एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होगी। कोई ऐसा ऐसा रास्ता कभी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। सीधा रास्ता ही क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है। तो शॉर्टेस्ट बोले या स्ट्रेट लाइन बोले, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इस फर्स्ट पार्ट को हम क्या, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई दिक्कत की बात है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है कि बॉडी इनिशियल पॉइंट से निकली है, फाइनल पॉइंट को जा रही है, ए से निकली है बी की तरफ जाने के लिए, ए से निकली है बी के तरफ जाने के लिए डायरेक्शन है इसके पास। ए से निकला है बी की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से निकला है साउथ की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन है इसके पास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा भाई? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले क्लियर हो गया। तो देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर, ये भी क्लियर है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों भाई? डायरेक्शन है इसके पास सर। आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, आपको बताना पड़ेगा आप 3 मीटर किधर की तरफ गए थे। जब आप ये लिखते हो कि 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ हम गए 3 मीटर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट बताने को डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं सर? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
इट कैन बी जीरो एज वेल एज नेगेटिव। जीरो कैसे होगा? मान लो आप किसी ए पॉइंट से गए, ठीक है, आप ए पॉइंट से 5 मीटर दूर गए बी पॉइंट पे, क्लियर है? तो आप ए से बी गए 5 मीटर, लेकिन जब आप बी से लौट के फिर से आ जाओगे कहां पे? ए पे। ए पे पहले आप, सॉरी एक मिनट इसको मिटा दूं, ये पहले आप गए कहां से? ए से बी पे, फिर आप बी से लौट के कहां पे आ गए? ए पे आ गए। तो आपने 5 मीटर आप आगे गए और 5 मीटर आप पीछे आ गए, वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। अच्छा देखो, आप बोलोगे सर जीरो आपने कैसे माइनस कर दिया? देखो, बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या ए थी? जब बॉडी बी पे गई तो बॉडी के बीच मतलब बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस? सर 5 मीटर। क्या हो रहा है क्लियर अच्छे से? फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आप ए पे थे, बी पे गए, तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस था? चलो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, मान लिया। शॉर्टेस्ट भी था, मान लिया। कितनी थी? 5 मीटर। लेकिन जब आप लौट के यहां पे आ गए तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी यही है। इनिशियल मतलब क्या? पहले वाला पोजीशन। और बॉडी की फाइनल पोजीशन भी क्या है? यही है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पे तो इनिशियल पोजीशन जो है वही है फाइनल पोजीशन। तो क्या कोई डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में? नहीं ना। इसलिए क्या बोलेंगे कि सर जीरो हो गया। और क्यों नहीं है डिस्टेंस? क्योंकि ये 5 मीटर गया था और 5 मीटर लौट के आ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी कितनी है वैल्यू, मतलब इसके बीच में कितना रहा डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो जब कोई बॉडी अपने पोजीशन से निकले और लौट के अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो देखो उसकी इनिशियल पोजीशन जहां से निकला था वही है और लौट के भी वहीं आ गया है, तो फाइनल पोजीशन भी यही है। तो क्या कोई डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में? नहीं सर। अगर डिस्टेंस ही नहीं है, अब लिखा हुआ है ना, होती क्या है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन ही बराबर हो जाए इनिशियल पोजीशन के, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? किसी का कुछ भी नहीं ना। तो क्या बोलेंगे? उसकी वैल्यू जीरो हो गई। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, अभी इतना काफी है। एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब बॉडी यहां पे आके रुके नहीं, आगे भी मूव कर जाए। मान लो ये 2 मीटर आगे चला गया, भाई देखो 5 मीटर गया था, ठीक है सर, 5 मीटर लौट आया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर हो गया। तो क्या बोला हमने? वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। लेकिन जब ये पीछे चला गया तो मतलब क्या कि -2 मीटर। क्यों सर? पीछे चला गया, इसी को हम शो करते हैं नेगेटिव। जब ये इधर की तरफ जाए तो पॉजिटिव में जाता है। अपने इनिशियल पोजीशन से जब बॉडी राइट की तरफ जाती है वो होती है पॉजिटिव, लेकिन जब लेफ्ट की तरफ आती है ये होती है नेगेटिव। तो ये -2 कब हुआ? जब बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से पीछे आ जाता है। क्या कोई दिक्कत की बात? नहीं। यही होती है भाई डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट। अब आगे यहां आपसे पूछा गया क्या होगी डिस्टेंस और क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई एक बॉडी है जिसने ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, ए से बी गया है, बी से सी, फिर सी से ए। मैं लिख देता हूं, बॉडी ए से बी गया है, बी से सी गया है और सी से ए गया है। डिस्टेंस क्या होगी? अगर डिस्टेंस की बात है तो आपने क्या सिखाया था? टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो क्या 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस क्या 5 किलोमीटर, सबको ऐड कर देंगे। 6 6 12 1 13, 13 और 5 कितने हो गए? 18 किलोमीटर। मतलब बॉडी ने ओवरऑल ए से ए तक ही आने में कितने कवर किए? 18 किलोमीटर। अब बारी है किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। अब ध्यान से देखो, बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या थी? सर ने पहले बोला ए से स्टार्ट हुआ, चलो ए से गया बी पे, ठीक है सर, बी से कहां गया? सी पे, सी से कहां गया? ए पे। मतलब बॉडी की ए ही क्या है? इनिशियल पोजीशन भी और वही क्या है? फाइनल पोजीशन भी। तो क्या दोनों पोजीशन बराबर है? इनिशियल पोजीशन जैसे ही बराबर हो जाए फाइनल पोजीशन के, तो क्या बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है? तो अगर कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों इक्वल ही हो गए तो इनके डिफरेंस कितना आएगा? कुछ नहीं ना। अरे अगर इक्वल हो गए तो मतलब क्या, अगर आप IP माइनस FP करोगे, सॉरी अगर आप IP माइनस FP करोगे तो दोनों तो इक्वल हैं, तो इक्वल माइनस इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर? जीरो हो गया। क्या कोई दिक्कत की बात? नहीं। यहां देखो एक क्वेश्चन है कि बॉडी ए से निकला है और ए पे ही आ गया है, मतलब ऐसे घूम के गया, ऐसे घूम के गया
और फिर कहां पे आ गया, ए पे ही आ गया। जब बॉडी ए से घूम के ए पे ही आएगा, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना कवर किया, सर्कल की पूरी सरकमफेरेंस के बराबर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यही क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी ए ही है, फाइनल भी ए ही है, तो डिफरेंस कितना आएगा, दोनों पोजीशन इक्वल। तो अगर इक्वल से इक्वल को माइनस करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितना आ गया भाई, 0। क्लियर, अच्छे से क्लियर। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। चलते हैं जल्दी जल्दी, 40 मिनट का वीडियो बन गया यार, इतना टाइम। चलो आगे बात करते हैं, यहां पे आप कैसे फाइंड करेंगे। देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर। तो 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर कितना हो गया, 5 3 8 8 8 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट चेक करो, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बॉडी कहां से कहां मूव हुआ है भाई, बॉडी मूव हुआ है ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी, ऐसा मूव हुआ है। तो ए, अच्छा इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल क्या है, डी है। इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो सर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और हमने मेजर किया कि ये लेंथ कितना है, हमें पता चला ये लेंथ आपको आता है कितना, देख लो आप लोग भी सामने में, मेरे सामने ये आता है 18.9। कितना आया है, 18.9। क्लियर है, ये डिस्टेंस आपको आता है कितना, 18.9। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 18.9 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। शॉर्टेस्ट देखते हैं, स्ट्रेट लाइन देखते हैं। अब चलो आगे हम बात करें क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक बॉडी, ध्यान सुनना, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो पहले सेकंड में बॉडी ने कवर किया है 5 मीटर, ठीक, अगले सेकंड में बॉडी ने कवर किया कितना, वहां भी 5 मीटर। देखो ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तो एक में तो 5 कर चुका है ना, दूसरे मतलब सेकंड में कितना कर रहा है, 5 मीटर ही। अगले सेकंड में, इसको मिटा दूं, अगले सेकंड में कितना भाई, तो यहां भी क्या 3 सेकंड में। अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, जरा इसको सही से लिखते हैं। देखो बॉडी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कहां से, 0 से, 0 सेकंड था, 0 मीटर था। जब 1 सेकंड बीता तो इसने 5 मीटर कवर कर लिया 1 सेकंड में, अगले में इसने किया 10 मीटर। मतलब क्या, इस सेकंड में इसने कितना कवर किया है, 5 ही मीटर ना। अगले में कितना होगा सर, इसमें 5 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 15 मीटर। अगले में सर ये 4 सेकंड में कितना हो गया सर, मान लो 15 + 5 कितना, 20 मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मतलब बॉडी हर सेकंड में कवर कर रही है 5 मीटर ही। जब बॉडी इस तरीके की मोशन करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा इसका एग्जांपल देखो जरा, अच्छा एग्जांपल नहीं, इसकी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम की जो ग्राफ होती है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब ये कि जरा चेक करें, अगर यहां पे लिखा होता, जरा सही कर लें, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा आपको और सही करके बता दूं। यहां देखो जरा डिस्टेंस, मतलब क्या हमने y एक्सिस पे रखा है डिस्टेंस को और x एक्सिस पे रखा है हमने किसको, टाइम को। दिख रहा है आपको सामने में, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। कैसे होती है आपको मैं वो बता रहा हूं। देखो मान लो ये यहां पे कितना था, 10 मीटर था, यहां पे कितना था, 20 मीटर था, यहां पे कितना था, 30 मीटर था। क्या ये बात सही। और यहां पे कितना है सर, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहां पे कितना है, 2 सेकंड, यहां पे कितना है, 3 सेकंड, यहां पे कितना है, 4 सेकंड। 3 यहां लें या 3 यहां भी लें। अगर हम देखें तो एक चीज हमें नजर आएगा यहां पे, क्या वो चीज आपको दिखाता हूं मैं। रेड कलर लें, कोई और कलर लें, ब्लैक कलर लेते हैं, ब्लैक कलर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चलो भाई देखो इसने 10 मीटर कवर किया है कितने देर में, 1 सेकंड में। क्लियर है। इसने 20 मीटर कवर किया है, 20 मीटर कवर किया है कितने में भाई, 2 सेकंड में। क्या ये बात क्लियर है। इसने 30 मीटर कवर किया है, ध्यान से देखना, कितने में सर, 3 सेकंड में।
देखो बॉडी क्या कर रही है, ध्यान से देखना इसको। बॉडी एकदम गौर से देखना, एकदम इजी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी ने पहले सेकंड में किया है 10 मीटर कवर, बॉडी ने अगले सेकंड में भी कितना किया है, 10 मीटर ही कवर किया है। अरे 10 से 20 गया ना, तो इसमें कितना कवर किया है उसने, 10 ना, क्योंकि 10 तो इसने पहले ही कवर कर लिया था। एक मिनट रुक जाना, 10 यहां पे इसने कवर कर लिया कितने में, 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में इसने कितना कवर किया है, 10 ही मीटर ना। अरे 10 मीटर के बाद ये 10 मीटर और कवर करेगा तो ही तो बनेगा 20 मीटर। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसने पहले में किया 10 मीटर, उसके बाद वाले में भी इसने कितना किया है, 10 मीटर ही, उसके बाद वाले 1 सेकंड में भी इसने कितना किया है, 10 मीटर ही, 20 से 30 ही गया। तो याद रखें, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, लिख लो कहीं पे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन लिख लें आप लोग, मैंने बता दिया आप लोग को, लिख लें फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आगे चले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। मतलब क्या, एक बॉडी जब कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या, पहले सेकंड मान लो उसने कवर कर लिया कितना, 5 मीटर, और अगले में वो कवर कर ले, अगले सेकंड उसने कवर कर लिया हो 27 मीटर। अब देखो, और अगले में कवर कर लिया हो उसने कितना, कितना 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 34 मीटर, 34 मीटर। अब देखो कोई पैमाना नहीं है, यहां पे इसने 5 किया, उसके बाद सीधा कितना और कवर कर लिया, 22 मीटर और कर लिया, कितने देर में, 1 सेकंड में ही। तो ये हर 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ग्राफ कैसे बनेगी, देखो ऐसे। क्यों सर ऐसे क्यों बनी, क्योंकि देखो यहां पे इसने स्टार्टिंग में, देखो इतने टाइम में यहां पे, अगर इसको मैं ऐसे एरो देके मिलाऊं, हटा देता हूं, रुको, मैं इसको एरो देके मिलाऊं, इसने इतने टाइम में, यहां तक लेता हूं मैं, इतने टाइम में, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल सर। और देखो उसके जस्ट बाद इसने इतने ही टाइम में, मतलब यहां पे ले लेता हूं मैं, ये देखो इतने ही टाइम में, सेम अमाउंट का टाइम लेते हैं यहां पे, इससे फिर इतने ही टाइम में कितना कवर किया है, इससे ज्यादा तो किया है ना। जरा रुको इसको सही कर ले, यहां देखो, यहां देखो, इतने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन फिर उतने ही टाइम में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब फिर और आगे जाओ आप, उतना ही टाइम, ओ सॉरी, चलो अब फिर देखो इतना टाइम लिया, मतलब ये हुआ 1 सेकंड, ये हुआ 2 सेकंड, अब लेते हैं 3rd सेकंड में, देखो जरा, अरे यार सॉरी, ये सिर्फ लेना होगा, हाँ ये देखो, अब 3rd सेकंड में क्या कर रहा है, 3rd सेकंड में इसने देखो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। देखो भाई जरा, पहले सेकंड में किया इसने बस इतना कवर, अगले सेकंड इसने कर लिया थोड़ा और ज्यादा, और 3rd सेकंड में ये और कर रहा है। ऐसे ही जब 4th सेकंड में जाओगे तो ये और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। देखो इस टाइम इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, देखो जरा यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 4th सेकंड में। तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है। तो याद रखें, यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ हमेशा कर्व होगी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व, बट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब चलते हैं हम लोग आगे। टाइम यार 48 मिनट हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये वीडियो लंबा हो जाए मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है तो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसको एडजस्ट कर लो अच्छे से। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। मान लो अगर बॉडी ने कवर किया है 30 मीटर कितने देर में, 5 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। ध्यान सुनना, स्पीड की जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का सेंस क्या है कि मान लो 30 मिनट में उसने 30 मीटर कवर किया उसने 5 सेकंड में, तो आप ऐसे स्पीड नहीं बताओगे, आप ये बताओगे कि 1 सेकंड में उसने कितना किया। तो 30 को डिवाइड कर दें किससे, 5 सेकंड से, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 6 30, मतलब क्या 6 मीटर पर सेकंड।
मतलब अगर कोई बॉडी 30 मीटर कवर कर रही है 5 सेकंड में, इसका सेंस ये है कि वो हर सेकंड कवर करती है 6 मीटर। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपने स्पीड का डेफिनेशन पढ़ा है सर, इट डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका अगर सिंपल फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। वही तो किया है कि मान लिया किसी बॉडी ने 30 मीटर कवर किया है, कितने देर में? 5 सेकंड में। डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आएगा? आपको स्पीड निकल के आएगा। स्पीड क्या बताता है कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम कितनी होती है? 1 सेकंड। तो बॉडी ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वही क्या होता है भाई? स्पीड होता है। आपने हमेशा देखा होगा किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका सेंस ये है कि अगर आपकी बाइक इस स्पीड पे चलती रहे तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेगी। स्पीड इज दिस ओनली, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, कि हर 1 आवर में कितना कर रहा है? 60 किलोमीटर। जब आप बोल रहे हो कि 6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम में हर सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 6 मीटर। ये जो हर सेकंड है, हर आवर है, मतलब हर घंटे में, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट टाइम। बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। क्लियर है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। क्लियर है? इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। आपको मैंने पहले बता दिया, नहीं बताया नहीं था, अभी बता देता हूं। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको किसी भी बॉडी की स्पीड को बताने के लिए डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कौन सा भाई हो गया क्वांटिटी? सर स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। आपके बाइक में जो स्पीड मेजर हो रहा होता है, कार में जो स्पीड मेजर हो रही होती है, वो होती है किससे मेजर? एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम क्या है? स्पीडोमीटर। खत्म कहानी। आगे चले हम। एवरेज स्पीड क्या होती है? अरे बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है अपॉन में उसने पूरा टाइम कितना लिया उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। जैसे मान लो बॉडी ने 20 मीटर कवर किया, कितने देर में? तो ये बोल दिया गया सर 10 सेकंड में। ठीक है। बॉडी ने कवर किया आपको अगले 40 मीटर को, मान लो कवर किया इसने कितने देर में? इसको बोला 20 सेकंड में। ठीक है। और 20 सेकंड, इसको जरूरी 20 लें, इसको हम लेते हैं 10 10 10 10 10 10 10 सेकंड में। उसका इसने अगले 10 सेकंड में कवर कर लिया कितना? सर 50 मीटर। 60 का 40 लेते हैं एक बार और, नहीं 50 लेते, 50 मीटर उसने कवर किया कितने में? सर ये लिया है इसने 20 सेकंड में। ठीक है। तो पूछेगा अगर कोई बॉडी पहले 20 मीटर को कवर कर रही है 10 सेकंड में, अपने अगले 40 मीटर को कवर कर रही है 10 सेकंड में, और उसके बाद अगले 50 मीटर को कवर कर रही है 20 सेकंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है भाई? सर सिंपल 20 + 40 + 50। ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस 20 + 40 + 50 टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम उसने कितना लिया? 10 + 10 20, 20 + 20 40। एज सिंपल एज दैट। सॉल्व कर लेंगे। 40 + 20 60, 60 + 50 कितना हो गया? 110। नीचे आ गया 40। सॉल्व कर लो इसको, जो आपको आंसर आएगा वही क्या होगा? अच्छा किस में? मीटर में है, सेकंड में? तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड में आपको आंसर आएगा। आप देख लें खुद से। क्लियर है? अच्छे से एकदम क्लियर। अब चले हम लोग आगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अब यूनिफॉर्म स्पीड, वीडियो को छोटा रखने को, यूनिफॉर्म स्पीड के बाद की कहानी, वेलोसिटी कहानी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है। तो वीडियो हमारी छोटी रहे, इसके लिए हमें इतना करना पड़ेगा ताकि आप लोग को भी थोड़ा टिक ना हो, आप लोग इजिली पढ़ सकें। इसके लिए हम आज की इस लेक्चर को, आज की इस पार्ट को कंफर्म रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे अप टू यूनिफॉर्म स्पीड ओनली। अब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड है अ बॉडी possess uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो उसने पहले सेकंड में कवर किया हो 10 मीटर, अगले में कवर किया हो 20 मीटर, 20 मतलब क्या? मतलब ओवरऑल उसका कितना? तो 20। ये सेकंड। उसके बाद थर्ड सेकंड में उसने कवर किया है 30 मीटर। मतलब हो क्या रहा है? हर 1 सेकंड में वो कवर कर रहा है 10 मीटर। अगला 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया? 10 मीटर ही और। अगले 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया? 10 मीटर ही और। अरे देखो 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में मतलब सेकंड में कितना और? 10 और ना।
ये जर्नी 0 से स्टार्ट हुआ, 0 सेकंड से और 0 मीटर से। तो जब 1 सेकंड बीत गए, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 10 मीटर। अगला सेकंड जब बीता, जब सेकंड बीत रहा था, तो बॉडी ने कवर कर लिया था 20 मीटर। तो इसमें से 10 तो उसने पहले ही कर लिया ना, तो सेकंड में कितना किया है सर? 10 ही मीटर ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इस जर्नी में बॉडी 10 मीटर कवर किए जा रही है हर सेकंड में। इसको लिखते हैं 10 मीटर अपॉन में क्या? 1 सेकंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। क्या हर जगह ट्रू है ये? बिल्कुल है। 30 अपॉन में 3 कर लो 10 आ जाएगा, 20 अपॉन में 2 कर लो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 अपॉन में 1 कर लो 10 आ जाएगा। तो भाई आपने हर जगह चेक कर लिया कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कहते हैं कि वो उस बॉडी की जो स्पीड है, कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अपने इस लेक्चर को आज के लिए हम छोटा रह सके इसके लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने एनर्जी को बरकरार रखो। मेरी पूरी जो पीपीटी है ऑलरेडी तैयार है, वेलोसिटी के ऊपर में, एक्सेलरेशन के ऊपर में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सबके ऊपर में। मैं आप लोग के सामने अगले क्लास में आऊंगा और सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो छोटी रह सके इसके लिए हमें इसे यहीं पे एंड करना होगा। कहां गया ये? ठीक है, तो फॉर दिस सेशन थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन। आप लोगों ने वीडियो अगर देखा है यहां तक तो थैंक यू। और अगर चाहते हो आप लोग, नहीं चाहते हो चाहते ही होगे, नहीं भी चाहते तो भी मैं दूंगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड तक अपने इस मोशन के पार्ट 1 को खत्म करते हैं। खत्म नहीं मतलब पॉज देते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद हम अपने थर्ड पार्ट में बात कर रहे होंगे, किसके बाद आपको मैंने बता दिया हुआ है। जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला था वो अब थर्ड पार्ट हो जाएगा, जो थर्ड होने वाला था वो फोर्थ पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट 1 था ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ताकि वीडियो लंबी ना रह सके, इसके लिए। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड राधे राधे टू एवरीबॉडी।